हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग IASPC सिंप्लीफाइड। और हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं यूनियन बजट 2023-24 को बहुत ही डिटेल मैनर में देखेंगे। ये बुक घटनाचक्र आई दृष्टि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, करंट अफेयर 1 ईयर की इंटायर इंटीग्रेटेड बुक है। उसके साथ साथ मैं कुछ एडिटिव इन्फॉर्मेशन भी डालूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा बजट या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो इकॉनमी सर्वे आऊँगा उसको समझने में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन बजट 23-24 की बात करेंगे, रिसेंट वाला। तो सब एक चीज़ आप समझिए, यूनियन बजट नाम का कोई भी चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। बजट नाम का चीज़, बजट कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 ये बताता है कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। तो बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। पहले तो इस बात को समझ लीजिए। बेसिकली अगर हम बात करें यूनियन बजट की, नोडल एजेंसी के बारे में, वैसी एजेंसी जो यूनियन बजट को केयरटेक करता है वो है आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, ये इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। आर्टिकल 112 याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट बजट की अगर हम बात करें तो ये आपको प्रेजेंट किया गया था, षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा। तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट बजट जो था वो पेश किया गया था षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा। और अगर आप पूछोगे कि मैक्सिमम नंबर किन्होंने बजट को पेश किया है तो वो है आपको मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई जी के बारे में बात कर लें तो इन्होंने मैक्सिमम टाइम बजट को पेश किया है। और वो जो कितने टाइम किया है तो वो किए हैं 10 टाइम्स। ये मैक्सिमम है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम लोग अब समझते हैं यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने 23-24 के बजट को 1 फरवरी 2023 को पेश किया पार्लियामेंट में। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, 2021-22 की जो बजट थी वो फर्स्ट पेपरलेस बजट था। उसको डिजिटली पेश किया गया था। और किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? वो भी फिनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2022 को किया गया था। क्लियर है? तो ये तो पता चल गया आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कुछ चीज़ें जो हमें जानना चाहिए। एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ, एक है बजट अमृतकाल। अमृतकाल बजट का एक पीरियड आया है, वो है आपको 75 ईयर्स का, 75 ईयर्स से लेके 100 ईयर्स तक इंडिपेंडेंस के। अब हम लोग समझते हैं जीडीपी। तो गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट बताया है, एक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का, जो कि कंटेंडेड होता है रियल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को ऐड करके। इन्फ्लेशन अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझिए तो महंगाई की दर, दोनों को एक साथ रख के जो जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट किया गया है 23-24 में, एस्टिमेट किया गया है, वो है आपको 10.5%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें बजट के बारे में तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू, एक बैकग्राउंड मैं आपको और देना चाहता हूँ। तो देखिए, कोई भी बजट होगा उसके ब्रांचेज क्या क्या हो सकते हैं। इसमें 2 तरीके का रिफॉर्म होगा। एक होगा रेवेन्यू बजट, एक होगा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट भी 2 तरीके का होगा। एक होगा आपको रेवेन्यू रिसीट, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से कैपिटल बजट जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कितना पैसा बन रहा है गवर्नमेंट के पास फ्रॉम वेयर, फ्रॉम रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट।
अब टोटल पैसा कितना बनेगा फ्रॉम रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट को। मतलब क्या हुआ, टोटल अगर हम बजट में बात कर लें गवर्नमेंट के पास, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ऐड कर दीजिएगा। अगर हम लोग गवर्नमेंट के खर्चे की बात कर लें तो खर्च भी दो तरीके का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बेसिक हो गया, बहुत बेसिक हो गया ये। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं इसको बहुत सिंपल रख रहा हूं ताकि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो कि रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन को ऐड करके 10.5% आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, तो गवर्नमेंट ने कितना रिसीट कहने का मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको, गवर्नमेंट का कितना इनकम रहा है एंड कितना एक्सपेंडिचर है, तो दोनों को घटा दो। जितना तुम्हारे पास आ रहा है कमाई से, जितना गवर्नमेंट का खर्च होगा, बहुत सारे सर्विसेज में गवर्नमेंट का खर्च होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे सैलरी, जैसे सब्सिडीज़, कोई स्कीम चलाना हुआ, कहीं पे कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट में काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो यह एक डिफरेंस है जो कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स के को घटा के आएगा आपको। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग गवर्नमेंट की इनकम की बात करें तो बोरोइंग उसमें से इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो जो आप मांग रहे हो, बोरो कर रहे हो, जैसे वर्ल्ड बैंक से, यूएसए से, रशिया से, तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे फिस्कल डेफिसिट में। तो फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें तो इसका टारगेट रखा गया है 6.4%, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अचीव किया गया है। अगर हम लोग 23-24 की बात करें तो इसका टारगेट अभी टारगेटेड है, इसकी वैल्यू फिस्कल डेफिसिट की कितनी है, तो यह है 5.9% ऑफ जीडीपी, कंप्लीट जीडीपी की 5.9% है। अब हम लोग बात करते हैं खर्चे की, एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर कहने का क्या मतलब हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो लगभग, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जब भी आप बजट इकोनॉमी सर्वे में डाटा पढ़ो ना, तो कभी भी इस तरीके से डिजिट मत पढ़ा करो। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रख पाओगे। तो इसको आप क्या पढ़ सकते हो, 45 लाख करोड़, इस तरीके से पढ़ा करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डेसिमल के बाद भी ओवरऑल ध्यान रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, कहीं भी 2 डिजिट आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए 64.20, तो इसको याद रख लीजिए। लेकिन कहीं पे आ रहा है 694,869.86, नहीं भी याद रहे चलेगा। और हमेशा याद रखिए, इसको याद रखिएगा 6.9 लाख करोड़, इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि डिजिट का खेल है तो थोड़ा आपको पेशेंसली खेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंसान की तरह करना है, इसको कंप्लीट बैठ के रटने नहीं लगना है। इसको आप 45 लाख करोड़ याद रख लीजिए, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से, इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और बर्डन भी फील नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि कंप्लीट स्पेंड करेंगे 45 लाख करोड़ होगा 23-24 के केस में, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 7.5% रिवाइज एस्टिमेट से, जो 22-23 में हुआ था। हमेशा याद रखिएगा, रिवाइज एस्टिमेट की बात करेंगे और जो एक्सपेंडिचर होगा हम उसको लेंगे, मतलब पिछले वाले में हम लोगों ने कितना सोचा था, उसके बाद हम लोगों ने कितना एक्सपेंड किया, और नेक्स्ट में हम लोगों ने कितना प्रपोज किया है और आगे कितना करेंगे। क्लियर है। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम करने का सोच रखा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की तो ₹10 लाख करोड़ को एस्टिमेट किया गया है, मार्क किया गया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। और इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, जो कि है 33% हाइयर देन ₹7.5 लाख करोड़ जो कि एलोकेटेड था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। याद रखिएगा, बजट जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी होता है कि हम लोग, एक एस्टिमेट होता है, एक, जैसे आप
घर के खर्चे चलाते हो तो मंथ के स्टार्टिंग में एक बजट बनाते हो, इतना इतना खर्च करेंगे, 500 आई विल गो टू दिस, 1000 आई विल वेस्ट ऑन दिस, लेकिन एक बजट होता है। लेकिन जब आप सब सारे खर्चे कर लेते हो ना, तब आप सर्वे करते हो कि आखिर आपके खर्चे कहाँ कहाँ हुए। तो एस्टिमेट हमेशा याद रखिएगा, एस्टिमेट पहले किया आता है। तो ये हो गया। अगर फिजिकल डेफिसिट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यह डिफरेंस होता है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स में, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब बोरो को जो हम लोग लेते हैं उधार किसी से, उसको ऐड नहीं करते हैं। अगर हम लोग टोटल फिजिकल डेफिसिट या ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये टोटल खर्चे माइनस जो भी रिसिप्ट होंगे, जो रिसिप्ट आपने गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया ना। रेवेन्यू, बजट की बात देखिए, बजट को कैसे मूव करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप देखिए एक चीज़, बजट पे जाइए, रेवेन्यू पे आइए, रिसिप्ट पे, एक्सपेंडिचर पे आइए। अगर एक्सपेंडिचर पे जाना है तो बजट पे आइए, कैपिटल पे आइए, फिर एक्सपेंडिचर पे आइए। एक्सपेंडिचर और बजट का सिर्फ ये ट्री बनाइए और काम हो जाएगा आपका। इसी तरीके से ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू जो रिसीट आ रही है, प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसे कैपिटल्स जो रिसिप्ट्स क्रिएट कर रही है, जो कि डेब्ट नहीं है, जो कि उधार नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं और पैसे कहाँ कहाँ जाएंगे, एलोकेशंस। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से गवर्नमेंट ने, सेंटर ने उठाए हैं, मतलब सेंटर को रिसीव जो हुआ है फंड, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं। तो ये चार्ट वही बताता है, इसको आप बहुत आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुपया आया कहाँ से, तो बेसिकली इनकम टैक्स से आया 15%, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से आया 34%। बोरोइंग को लाइबिलिटी कहा जाता है क्योंकि देखिए आप उधार लीजिएगा तो भाई आप पे टेंशन चढ़ेगा ना, स्ट्रेस चढ़ेगा। बिल्कुल, आप उधार ले रहे हो, आपको चुकाना है, तो लाइबिलिटी है। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक रेंट के लिए घर बना दिए हो, तो कैपिटल है, आप उस पर गेन करोगे। तो चीज़ों को समझिए थोड़ा थोड़ा। फिर इनकम टैक्स 15%, बोरोइंग एंड अदर्स लाइबिलिटी 34%। अब देखिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है, कॉरपोरेशन टैक्स 15% है, जीएसटी एंड अदर्स टैक्स 17% है। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6% है, वैसे जहाँ पे टैक्स रिसिप्ट फॉर्म नहीं होता है 6% है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट की बात कर ले 2% है। कस्टम से है 4%, कस्टम से है 4%, जो कि ट्रांसबाउंडरी के लिए लगता है। अब देखिए ये रुपया कहाँ से आता है, तो मैक्सिमम आपको पता चल गया, बोरोइंग से 34% है। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स का लगभग सेम है 15%, जीएसटी 17% है। अब रुपया कहाँ कहाँ जाता है, तो हम लोग देखिए इंटरेस्ट पेमेंट में, जो हम लोगों ने लाइबिलिटी ले रखी है, उधार ले रखी है, उसमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, तो 20% जाता है। पेंशन में जाता है 4%, इसी को न्यू पेंशन स्कीम के तहत दाबना चाह रही थी गवर्नमेंट। अदर खर्चे जो होंगे उसमें 8%। स्टेट का शेयर, अब देखिए जब यूनियन पेमेंट करती है, पैसे उठा रही है, तो यूनियन को स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, स्टेट के शेयर को भी देना पड़ता है। जैसे टोल टैक्स हो गया, जीएसटी कलेक्शन स्टेट से हुआ, लेकिन स्टेट का शेयर होता है, उसमें स्टेट को देना पड़ेगा। तो स्टेट का शेयर जो टैक्स होता है, टैक्स एंड ड्यूटीज़, वो 18% देगा यूनियन गवर्नमेंट। फिनांस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%। ठीक है, ये याद रखिएगा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, डिवाइन, पीएम डिवाइन स्कीम, तो ये सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। डिफेंस में 8% जा रहा है। सब्सिडीज़ जैसे उजाला योजना, उदया योजना, आयुष्मान भारत, ठीक है, उसमें 7%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करें तो वैसे पर्सन्स जिनकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए हैं, उनको अब कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बात करें जो नंबर ऑफ स्लैब्स की टैक्स स्ट्रक्चर में, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में, उसको रिड्यूस कर दिया गया है 5, टोटल स्लैब्स हो गया है 5। अब हम लोग बजट जो है उसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले बताया है टोटल एक्सपेंडिचर कहने का क्या मतलब हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हुआ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर समझ गए? तो गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है 45 लाख करोड़ 23-24 के एस्टिमेट में
यह एक इंक्रीज है, 7.5% इंक्रीज है जो 22-23 के एस्टिमेट से। टोटल एक्सपेंडिचर में से, टोटल खर्चे में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। रेवेन्यू कहने का क्या मतलब हुआ, हम लोग रेवेन्यू पे खर्च कितना करेंगे, ठीक है, और कैपिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पे कितना खर्च करेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने में, पूल बनाने में, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है एस्टिमेट लगभग, ये आपको 35 लाख करोड़, जो कि 1.2% बढ़ा है पिछले साल से। कभी कभी एग्जाम में परसेंटेज इंक्रीज भी पूछ देता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई शौक नहीं है कि आप पे नंबर ऑफ डिजिट्स का बर्डन बढ़ाया जाए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये आपको 35 लाख करोड़ है, जो कि 1.2% बढ़ गया है लास्ट ईयर से। हम जब भी बढ़ेंगे बोलेंगे बढ़ गया है तो लास्ट बजट की बात करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यह लगभग 10 लाख करोड़ है, 37.4% इसमें इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल रिसीट की। टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, हमेशा याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ये हो गया टोटल रिसीट। अगर हम लोग टोटल रिसीट की बात करें तो जिसमें बोरोइंग को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं उसको एस्टिमेट किया गया है 27 लाख करोड़। हमेशा याद रखिएगा, मैं इसको इसी तरीके से पढ़ता हूँ और इसी तरीके से यूज भी करता हूँ, ठीक है। 27 लाख करोड़ जो कि इंक्रीज़ है 11.7% रिवाइज एस्टिमेट से, जो 22-23 में हम लोगों ने रिवाइज एस्टिमेट निकाला था उससे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के डाटा पे जाने से पहले हम लोग एक बेसिक सा, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस के बारे में समझते हैं। बेसिकली अगर हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो कैटेगरी में टैक्सेस को बांटा जाता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो एक ऐसा टैक्स होता है जो कि पेड किया जाता है डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी इम्पोजिंग एंटिटी के लिए। जनरली हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये बेसिक हो गया। और अगर हम लोग बात करें कोई भी टैक्स रिलेटेड इश्यूज होगा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से डील करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वैसे टैक्सेस होते हैं जो कि बेसिकली सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स की तरह कलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो इकोनॉमिक बर्डन होता है वो कंज्यूमर ही बियर करता है फाइनली। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता है और भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, ये सबको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है वो एस्टिमेटेड है ₹15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ ऐसे ही याद रखिएगा, ट्रस्ट कीजिए, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। जिसमें से गवर्नमेंट ने रेज किया है लगभग 9 लाख करोड़ जीएसटी से, ठीक है। टोटल आउट ऑफ टोटल 15 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट गवर्नमेंट हैज़ कलेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसमें से एस्टिमेट है, ये सारी की सारी एस्टिमेशन है, याद रखिएगा बजट की बात कर रहे हैं, तो उसमें से 9 लाख करोड़ वो जीएसटी से निकालेगी। अगर हम लोग बात करें कॉरपोरेशन टैक्स की तो जो कॉरपोरेशन टैक्स है कंपनीज़ पे तो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ बाई 10.5% 23-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम लोग 22-23 की बात कर ले तो कॉर्पोरेट टैक्स जो था कलेक्शन वो एक्सपेक्टेड था 16% हाइयर दैन द बजट जो एस्टिमेट था उससे। इनकम टैक्स की बात कर लें तो जो इनकम टैक्स का कलेक्शंस है वो एक्सपेक्टेड है कि 10.5% बढ़ेगा 23-24 में, 9 लाख करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, वैसे रिसिप्ट्स जो टैक्सेबल नहीं होते बट रिसिप्ट होते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गए किसी लोन पे जो सेंटर के द्वारा दिया गया है, डिविडेंड्स हो गए या फिर लाइसेंस की फ़ीस हो गई, टोल्स हो गए, टोल्स एंड प्लाजा के जो गवर्नमेंट उससे चार्ज करती है। गवर्नमेंट क्या टोल प्लाजा को एज ए लोन दी थी? नहीं। डिविडेंड्स जो लेती है गवर्नमेंट वो लोन थी? नहीं थी। लाइसेंस जो देती है गवर्नमेंट जैसे अल्कोहल फैक्ट्री की हो गई, अल्कोहल स्टोर की हो गई, तो क्या वो एक लोन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो टैक्सेस होते हैं ना वो नॉन टैक्सेस रिसिपिएंट में काउंट होते हैं। तो 23-24 में नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्ट किया गया है कि ये इंक्रीज़ करेगा 15% से, रिवाइज एस्टिमेट 22-23 के तुलना में।
डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट को देख लेते हैं हम लोग। तो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है 23-24 में 51,000 करोड़ का, जिसमें मार्जिनल इंक्रीज 2% देखा गया है 22-23 के एस्टिमेट से। अब अगर हम लोग बात करें तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की ब्रेकअप है 23-24 में, मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर को भी समझेंगे 23-24 में रुपीज़ करोड़ में। तो देखिए बेसिकली एक्चुअल जो 21-22 में टोटल खर्च हुआ, बजट एस्टिमेटेड 22-23 का, फिर जो फाइनल रिवाइज्ड आया वो, एंड देन अभी हम लोगों ने क्या बजट किया है 23-24 के एस्टिमेट में, फिर परसेंटेजेस दिखेंगे 22-23 से 23-24 में। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 23-24 ध्यान रखिए, परसेंटेजेस थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। डिफेंस में टोटल 5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ अप्रॉक्स याद रख सकते हैं। परसेंटेज इन 1.5% हुआ है लास्ट रिवाइज रिपोर्ट से। इसी तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का देख लें तो 2.70 लाख करोड़ 24.6% इंक्रीज़ है। क्लियर है। रेलवेज की बात करें 2.41 लाख करोड़ है, 48.6% इंक्रीज है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें 2 लाख करोड़, ये आपको -13.6% डिप किया है। होम अफेयर्स की बात कर लें 1.96 लाख करोड़, 1.1% इंक्रीज़ है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र 1.78 लाख करोड़, 21.6 डिप है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारा देख लीजिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो 45 लाख करोड़, 7.45% इंक्रीज़ है। ये परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, इस चीज़ को समझिएगा, ये परसेंटेज चेंज है लास्ट ईयर से। ये जो यूनियन बजट का सोर्स था, एक्सपेंडिचर बजट और यूनियन बजट जो आया था उससे ही लिया गया ये डाटा सारा है। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और ये पता कर लीजिएगा कि किस में सबसे ज़्यादा एस्टिमेटेड है और किस में सबसे ज़्यादा चेंज है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे सब्सिडीज़ पे जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं उसमें 23-24 की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर था हमारे सब्सिडाइज मटेरियल्स पे, चीज़ों पे, वो था लगभग 4 लाख करोड़, जो कि 28.3% डिक्रीज देखा गया है तो 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से। तो घटा है सब्सिडाइज चीज़ों पे जो एक्सपेंसेस है वो कम किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं फूड सब्सिडी की। तो जो फूड सब्सिडी की एलोकेशन थी वो एस्टिमेट था 1.97 लाख करोड़, 23-24 एस्टिमेट में रखा गया है, जो कि 31.3% डिक्रीज़ हुआ है रिवाइज एस्टिमेट के केस में। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, आप इससे एक बार सेपरेट करके रख लेना। मैं आपको 2 पेजेस की जितनी जल्दी हो सके, अब तुरंत मत मांगने लगना क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो 2 पेजेस में मैं आपको इसकी समरी दे दूँगा, उसको मैं एक तरीके से फ्लो चार्ट में दे दूंगा, फिर आप उसको ईजिली पढ़ लेना। ठीक है, अभी आप इससे ही मैनेज कर लो, कैसे भी चलेगा। फिर अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइज़र सब्सिडी की तो एक्सपेंडिचर फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे 1.75 लाख करोड़ है 23-24 के एस्टिमेट में, जो कि डिक्रीज़ किया है 22.3% 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से। ठीक है, अब हम लोग डेफिसिट्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट एक्सपेंडिचर माइनस जो भी आया इनकम। तो 23-24 की बात करें तो टारगेट 5.9% था जीडीपी का, जो कि लोअर है। रिवाइज एस्टिमेट 6.4% जो कि था 22-23 में। रेवेन्यू डिफिसिट की बात कर लें, रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रिसिप्ट्स ऑन रेवेन्यू अमाउंट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। सीधी सी बात है, डेफिसिट कहने का मतलब हुआ जो आपके पास पैसे आ रहे हैं माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉर्मली हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना आय कम व्यय ज़्यादा, मतलब आग कम रहा है खर्च ज़्यादा हो रहा है, वो वाला सिचुएशन हमेशा रहता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लें तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, जितना पैसा हमारा खर्च हुआ और जितना पैसा हमने कलेक्ट किया था उस दोनों का डिफरेंस, उसकी बात करें तो 2.9% जीडीपी का रखा गया था बजट एस्टिमेट 23-24 में, जो कि 4.1% है जीडीपी का 22-23 के तुलना में। अब हम लोग अगर बात करें इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? बेसिकली यह एक ऐसा रेवेन्यू डिफिसिट होगा जो कि डिफरेंस होगा रेवेन्यू डिफिसिट एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो वैसे रेवेन्यू डेफिसिट या फिर ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट जो पैसा दिया गया प्लस जो ग्रांट दिया गया, जिसका कोई हिसाब नहीं रखना है लेकिन देना है क्योंकि वो स्टेट आगे पीछे चल रहा है, थोड़ा पीछे चल रहा है।
तो इसके लिए जो, या फिर कैपिटल बनाने के लिए जो पैसा दिया गया उसका कंप्लीट कितना डेफिसिट रह गया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में, इसको जानेंगे। तो बेसिकली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो 23-24 में 1.7% रहा है जीडीपी का, जो कि 2.9% जीडीपी का था रिवाइज एस्टिमेट 22-23 की तुलना में। प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लें तो प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली डिफाइन किया जाता है वैसा डिफरेंस जो फिजिकल डेफिसिट प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट पे जो गवर्नमेंट ने किया था उसके बीच का डिफरेंस होगा। समझ में आया? प्राइमरी डेफिसिट को अगर हम डिफाइन करें तो यह डिफरेंस होता है फिजिकल डेफिसिट, मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च कितना किए हम लोग, हमारे पास पैसे कितने आए थे, और इसी के साथ साथ जो हम लोगों ने पिछले साल, पिछले सर्विसेज में, पिछले एस्टिमेट में जो हम लोगों ने इंटरेस्ट पेमेंट किया था उसका डिफरेंस होगा। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो बजट एस्टिमेट 2023-24 में 2.3% है जीडीपी का, जबकि 3% जीडीपी का था रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 वाले एस्टिमेट में। अब हम लोग पढ़ेंगे एफआरबीएम। एक लिमिट होती है, कौन सा लिमिट? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम एक एक्ट होता है, इसमें कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड की जाती है, उसको हम लोग समझते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट के थ्रू अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, देखिए एक लिमिट है कि जो एफआरबीएम एक्ट था वो लाया गया 2003 में। उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेसिव एक रिडक्शन चाहिए हमको, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग डेब्ट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट में कम से कम रोलिंग टारगेट 3 ईयर का रख के उसमें एक लिमिट लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें बजट की स्पीच की तो फिनांस मिनिस्टर ने रीट्रेट किया गवर्नमेंट के एम को कि वो कैसे भी फिजिकल डेफिसिट को, मतलब जो हमारे खर्च हो रहे हैं ज़्यादा और अर्न कर रहे हैं कम, उसके डिफरेंस को 4.5% से कम रखना है जीडीपी के 25-26 तक। अब देखिए 3-4 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये 3 चीज़। और इस टेबल को आप बहुत अच्छे से 3 स्टार कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को बनेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट की। तो देखिए बेसिकली रिवाइज एस्टिमेट की बात कर लेंगे। देखिए इसको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप रिवाइज एस्टिमेट देख लो 22-23 की, और अभी जो एस्टिमेटेड है वो देख लो। क्लियर है? तो फिजिकल की बात करें तो रिवाइज्ड 22-23 की 6.4% था, और अभी जो एस्टिमेटेड है वो 5.9% हम लोगों ने रखा है बजट 23 और 24 के सेशन के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर ले तो रिवाइज्ड 22-23 में 4.1% था, अभी जो बजटेड है, एस्टिमेटेड है, वो 2.9% है। क्लियर है? चलिए प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लें तो रिवाइज्ड 3% था, बजट हम लोगों ने रखा है 23-24 के लिए 2.3%। ये जो सोर्स है वो यूनियन बजट 23-24 से हम लोगों ने उठाया है, और ये टेबल आपके लिए 1 मार्क्स डायरेक्टली फेच कर सकता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए उस पूरे बजट की समरी एक ग्लैंस में हम लोग देख लेते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू रिसीट, देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, देख लीजिए। रेवेन्यू रिसीट हो गया, कैपिटल रिसीट, फिर रिकवरी ऑफ लोन से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटल रिसीट ध्यान रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो भी हमारा कैपिटल अकाउंट नहीं, कैपिटल ग्रांट जो होगा वो याद रख सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बस इतना ही चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको लिखना कैसे है तो देखिए ये 20 मान लीजिए 23 लाख करोड़, इसको याद रखिएगा, 26 लाख करोड़ इसको याद रखिएगा, बस ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। और जो फाइनल एक टेबल बनेगा ना वो मैं आपको हैंड रिटन प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप एक बार एक निगाह से देख लीजिए ताकि आपके लिए समझना आसान हो, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें रिवाइज एस्टिमेट 22-23 की, तो उसमें रिडक्शन देखा गया है ₹32,607 करोड़ का, जो नेट अमाउंट पेबल था सेंटर का प्रायर ईयर्स में उसके कंपैरेटिवली। ग्रोथ अगर हम लोग बात करें 23-24 की ओवर रिवाइज ईयर 22-23 में, तो 10% देखा गया है, एक्सक्लूडिंग प्रायर ईयर एडजस्टमेंट को एक्सक्लूड करके, मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब हम लोग बात करें नॉमिनल जीडीपी की, जो कि 23-24 की बात करेंगे बजट ईयर की, तो वो प्रोजेक्टेड है लगभग ₹3 करोड़, जो कि एज्यूम किया गया है 10.5% ग्रोथ होगा एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी के लगभग
2.73 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है, याद रखिएगा 22-23 के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम लोग बात करें जो डिफरेंट टैक्स प्रपोजल्स थे फाइनेंशियल बिल में इनकम टैक्स रिजीम के, उसके बारे में। तो अगर हम लोग रिसेंट की बात करें तो इनकम जिसका 5 लाख वो अवेल कर सकते थे एक रिबेट, और कोई भी उनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उस रिबेट को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, अब 7 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और टैक्स स्लैब्स की बात कर ले तो वो 6 से घटा के 5 कर दिया गया है। सरचार्ज जो इनकम पे लगता है वो ₹5 करोड़ से रिड्यूस करके 37% से 25% रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब मेरे कहने का ये हुआ, जो सरचार्ज था जो कि इनकम पे लगता था, जब इनकम हमारा 5 करोड़ से बढ़ जाए तब, तो उसको घटा के पहले 37% किया गया था, अब 25% उसको किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जो कि बजट में लिया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों को, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर सेगमेंट में। तो बजट जो है वो बेसिकली बात कर रहा है कि अब हम लोग ब्लूप्रिंट जो है इंडिया एट 100 पे फोकस करेंगे ज़्यादा। उस इंडिया जो 100 ईयर्स का हो जाएगा इंडिपेंडेंस का, उसकी एक बेस बनाएंगे इस बजट को कंसिडर करके। एक अमृतकाल का विज़न है, वो भी समझ लेते हैं। बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाएगा सिटीजन्स के लिए, जो कि फोकस करेगा मेनली यूथ्स पे। जॉब क्रिएशंस पे ध्यान दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाएगा। माइक्रो नहीं, मैक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। अचीवमेंट्स की बात कर लें तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो डबल से भी ज़्यादा हो गया है, ₹1.97 लाख, जो कि 9 साल, लगभग 9 साल का ये डिफरेंस बता रहा है पहले से। इंडियन इकोनॉमी लगभग साइज़ बढ़ी है, आपको पता है, 10वें से 5वां बन गई है वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी में। यूके को पीछे छोड़ी थी कुछ दिन पहले। अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बात करें तो उसकी मेंबरशिप जो है वो डबल से भी ज़्यादा, लगभग 27 करोड़ एंड 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट ऑफ लगभग 126 लाख करोड़ लिया गया है थ्रू यूपीआई 2022 में। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं। कितने? 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं। टोटल बात करें 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के तहत लगाया गया है। उज्ज्वला योजना याद रखिएगा, उदया योजना नहीं है, उज्ज्वला योजना है। इसी के साथ अगर और देखते हैं 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन लगभग 102 करोड़ पर्सन को लगाया गया है। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट खोला गया है। इस बजट एस्टिमेट में इसको शो किया गया है। इंश्योरेंस कवर की बात करें तो इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा 44.6 करोड़ पर्सन्स, किसके अंदर? तो पीएम सुरक्षा बीमा एंड पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत। इसी के साथ साथ कैश ट्रांसफर ऑफ ₹2.2 लाख करोड़, जो कि 11.4 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिला है। याद रखिएगा इन चीज़ों को, एटलीस्ट इस स्कीम्स को तो याद रखिएगा। अब इस बजट की प्रायोरिटीज़ को देखते हैं, आखिर प्रायोरिटीज़ क्या क्या है। तो बेसिकली जो बजट है वो अडॉप्ट करी है 7 प्रायोरिटीज़ को, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जैसे जिसको कहा गया है सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू द अमृतकाल। पहला प्रायोरिटी है बेसिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन की बात करेंगे। बहुत सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर में बनाए जाएंगे। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा, जो कि इनकरेज करेगा एग्री स्टार्टअप्स को, जो कि नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरिया में, किस तरीके से इसको प्रमोट किया जाएगा उसके लिए लाया गया है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ये रिलेटेड है एग्री स्टार्टअप से। गवर्नमेंट लॉन्च करेगी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जो बूस्ट करेगी अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज़ फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जिसकी आउटले होगी ₹2200 करोड़। अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल हब मिलेट के लिए, मिलेट को श्री अन्ना भी कहा गया है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। याद रखिएगा इंडिया जो है, मिलेट को तो आप भूलिएगा नहीं, 2023 ईयर ऑफ मिलेट कहा गया है। मिलेट्स को ही श्री अन्ना कहा गया है।
इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्ना का, मिलेट्स का, पूरे वर्ल्ड में। अगर हम लोग बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की, जो कि हैदराबाद में है, यह सपोर्ट करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को और बढ़ावा देने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स के बारे में। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। एक मिशन चलाया जाएगा जो सिकल सेल अनीमिया, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ये किसके थ्रू होता है। तो एक मिशन चलाया जाएगा जो एलिमिनेट करेगा सिकल सेल अनीमिया को 2047 तक, इसको लॉन्च किया जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि कवर करेगी 500 ब्लॉक्स को, और जितने भी इसेंशियल गवर्नमेंट के जो सर्विसेज होंगे उसको प्रोवाइड किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा। किनकी? तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी। प्रधानमंत्री पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ भारत शेयर्ड रेस्पिरेटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जिसको भारत श्री कहते हैं, 100% याद रख लीजिएगा, भारत श्री। भारत शेयर्ड repository, sorry I have told you about respiratory, that's very blunder, repository of inscription, जिसको भारत श्री कहते हैं। यह एक सेटअप है डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम की तरह। तीसरा प्रायोरिटी हमारा क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हम। बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग ग्रोथ एंड जॉब्स के लिए एक ड्राइवर टूल्स की तरह इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका आउटलेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया है थोड़ा सा स्टीपली, लगातार तीसरे साल इसको इंक्रीज़ किया गया है 33% टू ₹10 लाख करोड़, ठीक है, जो कि 3.3% हमारे जीडीपी का होगा। यह जो होगा लगभग 3 टाइम्स होगा आउटले जो 19-20 में रखा गया था उससे, ठीक है। अब चलिए कैपिटल आउटले की बात कर लें तो 2.40 लाख करोड़ को प्रोवाइड किया गया है रेलवेज़ के लिए, जो कि हाईएस्ट ईवर आउटले होगा, 9 टाइम्स ज़्यादा होगा जो हम लोग 13-14 में आउटले किए थे फॉर रेलवेज़। प्रायोरिटी 4 होगा अनलीजिंग द पोटेंशियल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मिशन कर्मयोगी योजना के तहत सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में जो भी इम्प्लीमेंटिंग कैपेसिटी होगा बिल्डिंग प्लान्स का, किसके लिए? तो सिविल सर्वेंट्स के लिए। याद रखिएगा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, मिशन कर्मयोगी आए आप समझ लीजिएगा सिविल सर्विसेज के लिए, सर्वेंट्स के लिए बात हो रही है। सेकंड होगा आपको विवाद से विश्वास 2, यह इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एमएसएमई जो कि सेटल करेगी कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को। एक एंटिटी डिजी लॉकर सेटअप की जाएगी जो कि यूज़ किया जाएगा एमएसएमई के द्वारा लार्ज बिजनेस या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। पांचवा प्रायोरिटी हमारा ग्रीन ग्रोथ है। ग्रीन ग्रोथ जिसके अंदर में क्या क्या आया है? पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। आपको पता है पीएम प्रणाम जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी स्टेट्स और यूटी को, जो प्रमोट करेगा ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने का एक तरीका, वैसे फर्टिलाइजर्स जो कम हार्मफुल हैं उनको यूज़ करने के लिए। याद रखिएगा पीएम प्रणाम। 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को खोला जाएगा जो कि इस्टेब्लिश होगा गोवर्धन स्कीम के तहत और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। याद रखिएगा गोवर्धन स्कीम इज रिलेटेड टू वेस्ट एंड वेल्थ प्लांट्स, वेस्ट स्कीम। कुछ और इनिशिएटिव जैसे 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर फैसिलिटी फार्मर्स के लिए, जो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए खोला जाएगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। साथ में ही फंड्स एलोकेट किया जाएगा जो कि रिप्लेस करेगा ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को। छठी प्रायोरिटी की बात कर लें तो यूथ पावर की बात होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, कौशल विकास योजना 4 के तहत लॉन्च किया जाएगा स्किल, जिसमें लाखों युवाओं को 3 साल तक, आने वाले 3 साल में और स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि यूनिटी मॉल्स को सेटअप करें। बेसिकली यह जो यूनिटी मॉल होगा वो प्रमोशंस के लिए होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के प्रमोशन के लिए खोला जाएगा। प्रायोरिटी 7 हमारा फिनेंशियल सेक्टर होगा, जिसमें नेशनल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को लाया जाएगा, जिससे एफिशिएंट
लैंडिंग जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन को और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा। फिर सेट किया जाएगा सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि जो भी हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होंगे कंपनीज एक्ट के तहत उसको और अच्छे से हैंडल करेगा और तेज़ी से हैंडल करेगा। क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ फॉर एमएसएमई लाया जाएगा, जो कि बढ़ाया जाएगा, रिवैम्प स्कीम की तरह इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि एडिशनल कलेक्टेड फ़ी, जो कलेक्ट्रल फ़ी होता है, जो क्रेडिट 2 लाख तक का 2 लाख करोड़ तक का इसको प्रोवाइड किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पात्र की बात करें तो एक बार छोटे छोटे स्मॉल सेविंग्स में 2 साल के लिए डिपॉजिट फैसिलिटी 2 लाख तक दिया जाएगा वुमेन के लिए। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सीनियर सिटीजन्स का सेविंग स्कीम में 15 लाख से 30 लाख तक हो जाएगा। कुछ और इनिशिएटिव्स जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गिफ्ट आईएफएससी और बहुत सारे ट्रेंड प्रोफेशनल को अवार्ड्स एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 23-24 का बजट। ये अभी आप पढ़ लो, इसको मैं समरी में हैंड रिटन, देखिए प्लीज़ जल्दी मत मांगिएगा, मेरा कुछ भी खुद का भी वर्क है जिसमें मैं थोड़ा स्ट्रक आउट हूँ, लेकिन मैं प्रोवाइड करूँगा ऐसी कि आपका काम हो जाएगा। अभी तो आप इससे काम चला लो, और ये सारे डिटेल एक्सपेंडेड है, इसको कर लीजिए एक बार। ठीक है, थैंक यू।